तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हमारी समाप्त हो गई, कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। कुछ ही दिन में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब नया शैक्षिक सत्र 2026-2027 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हम करते हैं कक्षा 10 के गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले आप जब भी पढ़ो तो कॉपी और पेन लेके बैठो, जिससे आप उसको साथ साथ नोट भी करते जाओ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, संख्या पद्धति के बारे में जाना होगा। ये संख्या पद्धति का ही एक टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति को आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में अच्छे से स्टडी किया होगा, मैथ में। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति का ही एक टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं जो होती हैं, एक अंकों का एक समूह होता है। जैसे 2 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है, ये 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो ये क्या है, अंकों का एक समूह होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। अंकों क्या कहते हैं, डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का अगर मोबाइल नंबर भी है, जैसे मैं अपना ही मोबाइल नंबर ले रहा हूँ 9889990041। तो ये भी एक क्या है, अंकों का एक समूह है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक 10 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जानेंगे संख्याएं। संख्याओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 क्या है, ये है हमारा काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं या काल्पनिक संख्याएं। जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, तो जिंदगी भी 2 तरीके से जीते हैं, एक रियल लाइफ होती है, एक होती है काल्पनिक लाइफ। ठीक है, तो यानी कि वास्तविक लाइफ जो हम वर्तमान समय में जी रहे हैं। काल्पनिक लाइफ क्या होती है, यानी कि काल्पनिक जीवन क्या होता है, हम कल्पना कर लें कि हम मतलब कहना चाहिए हवा में महल बना रहे हैं, तो वो क्या होगी, काल्पनिक लाइफ होगी। ऐसे यहाँ पे संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय का एक संग्रह होता है। पहले वास्तविक संख्याओं को जान लें। वास्तविक संख्याएं ये क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। संग्रह कह सकते हो या समूह कह सकते हो बेटे। ठीक है, संग्रह होता है या समूह होता है या समुच्चय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वास्तविक संख्या क्या होंगी, जैसे मान लिया 0 है, 3 है, -4 है, 5/3 है। ठीक है, -6/5 है, √3 है, √2 है, 2 प्लस या ऐसे लिख दो 5, √7 है, पाई है। ये सब क्या है, ये सभी बेटे हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जो दशमलव, जैसे कोई संख्या ली जाती 2.5 है या 2.3 है, तो ये क्या, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये भी बेटे हमारी वास्तविक संख्याएं हैं।
तो इसको जैसे हम लिख सकते हैं 2.3 या 2.3333 डॉट डॉट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 बार, ये भी आपने पढ़ा होगा है। या हम इसको ऐसे लिख दें 2.30300300, ठीक है, और 30000, ऐसे ही डॉट डॉट ये क्या है चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अब देखो इनको अलग अलग डिवाइड करें। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है परिमेय संख्या, यहां पे ले लो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या ले लो, क्योंकि बहुत सारी संख्या यहाँ पे हमने ले लिया है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है लिखेंगे हम परिमेय लिखते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यानी कि परिमेय संख्या को लिखेंगे P अपॉन Q के रूप में, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर P बटे Q, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या को लिखेंगे P अपॉन Q के रूप में, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो, अब यहां पे लिख लो अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाएगा, अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो आपकी अंडर रूट के अंदर होती हैं। अंडर रूट के अंदर कौन सी होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उनको हम क्या कहते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या है। अभी हम देखो आगे डिस्कस करेंगे इन पे। अब जैसे यहाँ पे हम देखो इनमें से छांटेंगे कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो जैसे 0 क्या है परिमेय संख्या, 3 क्या है परिमेय संख्या, -4 क्या है परिमेय संख्या, 5/3 क्या है परिमेय संख्या, -6/5 क्या है परिमेय संख्या। अब √3, √2 और 5 √7 और पाई ये कैसी है अपरिमेय संख्याएं। तो ये तो हमारी हो गई परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी हो गई 0, 3, -4, 5/3, 6/5, और ये हमारी क्या है परिमेय संख्या। अब नीचे आते हैं 2.3। अब 2.3 देखो पॉइंट के बाद 3 के मतलब कहना चाहिए 3, 2.3 है तो ये हमारी कैसी है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दो 2.3 भी परिमेय संख्या है। अब 2.3333 ये भी एक परिमेय संख्या है। 2.333 या ऐसे लिख दो 2.3 बार, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जानेंगे 2.3 क्या है, दशमलव के बाद क्या है समाप्त हो रही है। तो जो संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाए यानी कि रिपीट ना हो वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी, ये कहलाती है शांत, कैसी कहलाएगी
शांत परिमेय शांत संख्या क्या कहलाएगी? शांत संख्या कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? शांत। अब यहाँ पे देखते हैं 2.333333, तो अब यहाँ पे देखें ये क्या है? ये दशमलव के बाद समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि दशमलव के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार, यानी कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद जो है 3 3 3 3 3 3 ये हमारा आता ही रहेगा। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये कौन सी है? ये है ये है अशांत, अशांत आवर्ती। ये क्या है बेटे? अशांत संख्या है, आवर्ती। आवर्ती में जिसकी मतलब कहना चाहिए पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। ये क्या है? अशांत आवर्ती, यानी कि शांत। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, विकल्प का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जैसे जो संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाए, रिपीट ना हो, तो वो हमारी कहलाती है शांत। और जो संख्या दशमलव के बाद जिसका रिपीटेशन होता रहे, यानी कि 3 3 3 3 कोई भी संख्या हो सकती है, जो बार बार रिपीट होती रहे, वो संख्या क्या कहलाती है? अशांत कहलाती है, यानी कि शांत नहीं हो रही है। और कैसी कहलाती है? आवर्ती। ये संख्या दशमलव के बाद क्या हो गई? शांत हो गई। तो ये हो गई शांत संख्या, ये कहलाती है। यहाँ पे 3 3 का क्या रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 3 3 आ रहा है, तो इसलिए कह रहा है ये अशांत आवर्ती संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे अंडर रूट के अंदर लिखें 2, अंडर रूट 3, 5, अंडर रूट 7 और पाई। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, समझ गए? अब देखो, अब यहां पे नंबर आता है इस संख्या का। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या। तो ये क्या है? 2.30030030003000, फिर ऐसे डॉट डॉट ये हमारा चलता रहेगा। अब ये संख्या क्या है? अब देखो 2.30, फिर 300, फिर 3, तो इसकी आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसकी क्या हो रही है? अनावर्ती हो रही है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बेटे हमारी, क्या कहलाएगी? ये संख्या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अशांत अनावर्ती। अशांत क्या कहलाएगी? अनावर्ती। यानी कि 30, फिर 300, फिर 3000, यानी कि दशमलव के बाद 30 आया, फिर 300 आया, फिर 3000 आया, फिर 30,000 आया, फिर 3 लाख आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शांत भी नहीं हो रही है, और कैसी है? आवर्ती भी नहीं हो रही है, यानी कि इसको हम कहेंगे अनावर्ती। ये अशांत है और कैसी है? अनावर्ती है। तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे शांत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत जो अनावर्ती होती है वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको अंडर रूट के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -4 है, तब भी हमारी क्या है? ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे 11th और 12th में। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है आई। अब इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? IOTA, आयोटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आयोटा, ठीक है। तो आयोटा जो होता है वो एक काल्पनिक नंबर होता है। आयोटा क्या होता है? काल्पनिक नंबर होता है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो हमारी एक काल्पनिक संख्या है, उसकी हम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संख्याएं। संख्याओं में पढ़ा है हमने क्या? वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। अब यहां से परिमेय, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी हैं, ये हमने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी हैं,
ठीक है, परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, अपरिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। यानी कहने वाला शांत संख्या जो दशमलव के बाद शांत हो जाए वो शांत हो गई, जो दशमलव के बाद शांत ना हो यानी कि वही संख्या बार बार रिपीट होती रहे दशमलव के बाद, वो क्या होगी, अशांत होगी और कैसी होगी, आवर्ती होगी। अब ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, ठीक है, रिपीट ना हो यानी कि रुक रुक के रिपीट हो, तो यहाँ पे 3 0 फिर 3 0 0, तो ये क्या है, ये अशांत है और कैसी है, अनावर्ती, यानी कि 3 की बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कैसी हो गई, अशांत हो गई और क्या हो गई, अनावर्ती हो गई। अब देखो देखते हैं परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे अब परिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे, परिमेय पी अपॉन क्यू के रूप में, और क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यू का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनको कितने भागों में बांटा गया है, फिर दूसरा क्या है, जो दूसरा है वो हमारा है बेटे पूर्ण संख्याएं, फिर तीसरा क्या है, पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, इनको कह सकते हो नेचुरल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब सवाल इस बात का है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी भी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु को गिनने के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे प्रकृति में कोई वस्तु, जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, कितने मार्कर हैं, एक, तो एक से तो शुरुआत करोगे, कितने मार्कर आए, अब 2, अब कितने मार्कर हो गए, 3। ठीक है, तो गिनती कंटिन्यू बढ़ रही है, अगर एक मार्कर है तो एक बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उनको गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चाहे तो लिख लो यहाँ पे, संख्याओं का उपयोग करते हैं, लिखो, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे यहाँ पे
जैसे हमने प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं, जैसे एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डॉट डॉट, ऐसे अनंत तक ये संख्याएं क्या होंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे वस्तुओं को गिनने में पहले एक से ही तो शुरुआत करोगे, एक गिनोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से गिनोगे, तो ये सभी हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। अब यहाँ पे पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, होल नंबर। यहाँ पे लिख दो यदि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह, या संग्रह कह सकते हो, या कह सकते हो समूह से पहले शून्य यानी कि 0 लगा दें, तो क्या हो जाएंगे, वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगे। जैसे डब्लू को लिखते हैं यहाँ से होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट, ये सभी हमारी क्या हो गई हैं, पूर्ण संख्याएं हो गई। क्या हो गई हैं, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है। इससे पहले हमने क्या किया, शून्य को लगा दिया। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा के शून्य को लगा दिया तो ये सभी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक में कि ऐसी संख्याएं संख्याएं शामिल हों। क्या है, ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और शून्य संख्या भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। जैसे इसको हम आई से लिखते हैं, आई बराबर लिखना चाहे तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया है शून्य। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या हो गए हैं, ये सब हो गए हमारे क्या, पूर्ण संख्याएं हो गई। कैसी हो गई, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके। ठीक है, अब इससे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 तक ही लो। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चलती रहेंगी। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये हो गए हैं इंटीजर। क्या हो गए, इंटीजर। तो इसको थोड़ा ब्लैक पेन से मार्कर से लिखें, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई बराबर इंटीजर हो गए हैं। क्या हो गए हैं, इंटीजर, यानी कि क्या हो गए बेटे, पूर्णांक हो गए हैं। ये जो है, ये क्या है इतना, ये हमारा कहलाएगा, माइनस वाली जो संख्या है ये कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक। ये हो गई हमारी है धन पूर्णांक। ठीक है, ये क्या हो गई, धन पूर्णांक। चलो हम इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इनको। तो ऋण पूर्णांक क्या हो गए हमारे, ऋण पूर्णांक लिख लो, ये आगे चल के हमें जरूरत पड़े। ऋण पूर्णांक क्या हो गए, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट डॉट ऐसे ही चलते रहेंगे अनंत तक। ठीक है, ये ऋण पूर्णांक हो गया। धन पूर्णांक क्या हो गया, धन पूर्णांक क्या क्या है, ये है 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अब शून्य पूर्णांक क्या है, शून्य
पूर्णांक क्या है, 0। ठीक है, शून्य पूर्णांक 0 क्या है, 0 एक शून्य पूर्णांक है। ठीक है, 0 कैसा पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमने जाना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। फिर परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्याएं ये हमने जानी, पूर्ण संख्याएं ये हमने जानी, पूर्णांक ये हमने जाने। ठीक है, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो एक एक चीज करते क्लियर करके चलेंगे, जिससे आपको मतलब कहना चाहिए आगे चल के बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट से पढ़ेंगे तो। क्योंकि हम एक एक टॉपिक एक एक चीज क्लियर करके चलते हैं, इससे बच्चे को आगे चल के दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे हमने जाना था वास्तविक संख्याएं, वास्तविक नहीं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का ही एक रूप था प्राकृतिक संख्याएं। अब तो प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को बांटा गया है कितने भागों में। एक होती है सम संख्याएं, सम संख्या होती है, सम संख्याएं ले लो। ठीक है, इसका भी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जो कि बड़ी आसानी होगी आपको याद करने में। एक होती है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, एक क्या होती है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं ये क्या हो गई हमारी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इनको जानेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे सम संख्या क्या होती है, सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएं। क्या है, अपनी भाषा अपने आप लिखना, जो 2 से पूर्ण क्या हो, विभाज्य हो, जो 2 से क्या हो, पूर्ण विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ये सब हमारी क्या है, पूर्ण कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। अब इनकी पहचान कैसे करोगे, पहचान सम संख्या की बेटे पहचान कैसे करोगे, क्या कैसे करोगे, सम संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 होना चाहिए, होना। सम संख्या में इकाई का अंक 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये अंक हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, इकाई का अंक 6 होना चाहिए और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये तो हो गई सम संख्याएं। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सीधे उसमें इकाई का अंक देखो, और इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से तो सम संख्या है। अब देखो जानते हैं विषम संख्या है, तो जो संख्या के बारे में जानेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...
ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये सब हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब इनकी भी बेटे पहचान कैसे करोगे, इनको भी पहचान लो। पहचान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। इकाई का अंक अगर किसी भी विषम संख्या में इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 7 है और इकाई का अंक 9 है, तो वो हमारी कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या को पहचानने के लिए इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी भाज्य संख्या की तरफ। देखो भाज्य संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भाज्य संख्या में क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं। यानी कि एक से तो विभाजित होना ही चाहिए, स्वयं संख्या से भी विभाजित होना चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। यानी कि एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त, यानी किससे हो, ऐसे लिख लो, एक से विभाज्य हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे नीचे लिख दें, चलो थोड़ा यहाँ पे वैसा हो रहा है, कट रहा है, जगह कम है, आप लोग लिखना सही से। ये क्या है, क्या हो, एक से विभाज्य हो से भी क्या हो, विभाज्य हो। अगर उसमें ये 3 कंडीशन लागू होती हैं तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। कैसी कहलाएगी संख्या, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या है कि नंबर 1 क्या है, 1 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 1 से करनी चाहिए, स्वयं संख्या से विभाज्य होनी चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट, इस तरीके से ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम, चलो हम 6 को ही लेते हैं, 6 लें, 6 किससे विभाज्य है, 6 1 से विभाज्य, तो 6 आ गया, 6/6 कितना आ गया, 1 आ गया। अब 6 के कितने गुणनखंड, 2 से विभाज्य है, तो कितना आ गया, 3। और 6 अगर 3 करते हैं तो कितना आ गया, 2। तो 6 किससे विभाज्य, 1 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 2 से विभाज्य है और 6 3 से विभाज्य है। यानी कि इन दोनों को छोड़कर 6 के अन्य गुणनखंड 2 और 3 भी हैं। यानी कि 2 से भी 6 विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ये हमारी सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अब जानते हैं अभाज्य संख्या पे बढ़ो। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनकी कंडीशन क्या है, देखो अभाज्य संख्याओं कंडीशन क्या है, जो 1 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, स्वयं संख्या से विभाज्य हो। फिर अब स्वयं संख्या मतलब कहना चाहिए इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं मिलेगा, यानी कि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। सही है, तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन, यहाँ पे तो भाज्य संख्या में तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन यहाँ पे तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो वो हमारी
अभाज्य संख्या क्या होगी कि या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं संख्या से विभाजित होगी, और एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरे गुणनखंड यानी कि दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे चयन लिख लो, किसी अन्य संख्या से अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17, 19 डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहीं पे एक लिखेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट किसके लिए है, अभाज्य संख्या के लिए है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर दो तो एक सम संख्या है, तो दो सम संख्या है कि दो से विभाजित हो रही है, दो एक से विभाजित हो रही है, दो का कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे कि दो एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। दो एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है और कैसी है, सम संख्या है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक कहाँ चला गया, तो एक बेटे ना तो हमारी भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा अगर हम इन सबका वेरिफिकेशन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दो को एक से भाग करेंगे दो के लिए तो कितना आएगा, दो आएगा, दो को अगर दो से भाग करेंगे कितना आएगा, एक आएगा। तो अब देखो ये तीसरी कंडीशन इस पे फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगी। कौन सी, अभाज्य संख्या जो है किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याएं जानी हमने, क्या है, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं और अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट पॉइंट में लिखेंगे, चलो इसको हम पूरे को ऐसे, उसके बाद नोट पॉइंट लिख लेना, नोट पॉइंट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा एक कहाँ चली गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि एक ना तो भाज्य है और ना ही ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, एक पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो एक से विभाजित करेंगे तो 1/1 करेंगे तब भी एक आएगा, 1/1 करेंगे तब भी आएगा, यानी कि एक से विभाजित हो रही है तब भी एक भी, और स्वयं संख्या भी एक है, यानी कि एक को एक से विभाजित करें तभी एक आ रहा है, और जो स्वयं संख्या है वो भी क्या है, एक है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी कि अभाज्य संख्याओं के लिए, कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के लिए कम से कम दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यही दो कंडीशन है अभाज्य संख्याओं के लिए। भाज्य संख्याओं के लिए तीन कंडीशन है, एक से विभाज्य हो, स्वयं संख्या से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो। यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण हो गया। प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं भी होती हैं, भाज्य संख्याएं भी होती हैं और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब हम इसके आगे जानेंगे क्या है,
लाइट तो गड़बड़ कर रही है। अब देखो यहाँ पे हम जानेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, क्या है? जिनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड, क्या हो? केवल और केवल कहलाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 4 और 9। क्या लिया हमने? 4 और 9। क्या ये देखते हैं कि 4 और 9 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है? तो पहले क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले करेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएंगे? 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 को काटो तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? तो 2 गुणे 2। ठीक है, अब 9 ले लो, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 9 को ले लो, 9 3 3 9, ठीक है, तो 3 गुणे 3। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे बेटी, हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पे निकालेंगे गुणनखंड क्या है? तो इसमें 2 और 2 है, इसमें 3 और 3 है ना, तो ये कॉमन है कि आपस में नहीं है? तो ये कॉमन है, नहीं है। अब तुम कहोगे इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 0। तो 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। क्या होगा? इसके आगे 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम गुणा में 1 भी कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया है? 1 हो गया है। क्या हो गया है? 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 9 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे आपको बिंदु मिलते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसमें? बहुविकल्पीय प्रश्नों में। अब यहाँ पे लिखेंगे सह अभाज्य महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी कि जिसको कहते हैं EHCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? 1, यानी कि 1 होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा यानी कि HCF हमेशा 1 यानी कि 1 होता है। ये बहुविकल्पीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हम नोट पॉइंट दिखाते हैं। जितने भी नोट पॉइंट हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और जानेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हमने 3 और 63, या ऐसे करो, क्वेश्चन ही चलो लिख दें। एक क्वेश्चन देख लो, 3 सॉरी 3 और 63 अभाज्य संख्याएं हैं, ये बताना है। क्या 3 और 63 सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो 3 के गुणनखंड कर लो बेटे, तो 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो ये तो 3 ही होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे, 3 ही होगा, ठीक है। चाहे तो 3 गुणा 1 कर लो, 63 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 63 के कर लो, 63 को 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 से काटो 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब यहाँ पे देखो, क्या ये हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि अब निकालेंगे उभय निष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? देखो इसका कितना हो गया? 3 हो गया, और आना कितना चाहिए? 1। तो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण लिख दो, ठीक है। क्या स्पष्टीकरण लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिख दो, अतः 3 और 63 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। अतः 3 और 63 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। आया समझ में? होगा। तो ये हमारा था वास्तविक संख्याओं का बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने जाना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको सबको हमने अलग अलग डिफाइन किया, सबका पोस्टमार्टम मैंने अलग अलग किया है, ठीक है। तो ये थी हमारे वास्तविक संख्याओं का बेसिक पोस्टमार्टम कह सकते हो इनको, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।